स्क्रीन पे एक वीडियो देखिए। ऑस्ट्रेलिया के पीएम अल्बनीज बहुत परेशान नजर आए। उनसे सवाल किया गया कि रूस ने ऐसा किया है। ये हड़बड़ाए नजर आए। अभी रूसी युद्धपोत अचानक से बांग्लादेश पहुंचे और अब एक नया ऐलान सुनने को मिल रहा है इंडोनेशिया को लेकर। आखिर इस इलाके में अब रूस कर क्या रहा है और क्या इंडो पैसिफिक में अब रूस का एक बड़ा प्लान है और इसका असर भारत के ऊपर क्या पड़ने वाला है। बांग्लादेश में युद्धपोतों की एंट्री के बाद रूस ने एक बड़ा ऐलान भी किया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। कल हमने देखा कि किस तरीके से 3 रूसी युद्धपोत चितगांव पोर्ट पहुंचे और चितगांव पोर्ट में स्वागत भी बहुत अच्छे तरीके से किया गया। संजोग देखिए कुछ ऐसा था कि रूस पहुंचे थे बांग्लादेश के आर्मी चीफ और उसके बाद उनके साथ साथ ही उनके आते ही ये भी पहुंच गया। पर कहानी क्या यहीं पे खत्म हो जाती है या फिर इंडो पैसिफिक में कुछ बदल रहा है? इंडो पैसिफिक को लेकर एक खबर आई और इस खबर ने हलचल मचा दिया ऑस्ट्रेलिया में। स्क्रीन पे एक वीडियो देख रहे हैं आप। मैं चाहती हूँ कि इस वीडियो को आप सुने। We are seeking further information from Indonesia. As you're aware, I've been travelling from Hobart to here with you, or on a different plane, but at the same time. इस वीडियो में अल्बनीज से सवाल पूछा गया कि क्या इंडोनेशिया में रूस अपना बेस बनाने की सोच रहा है। एक तरफ बांग्लादेश में एंट्री, दूसरी तरफ इंडोनेशिया में बेस। आखिर रूस का प्लान क्या है? इन्होंने कहा कि हम अभी इंफॉर्मेशन वगैरह ले रहे हैं। अब ये अचानक से ये खबर ऐसी हलचल मचा गई कि ऑस्ट्रेलिया भी सकते में आ गया और अमेरिका भी सकते में आ गया। क्या सचमुच में रूस कोई बेस चाहता है? स्क्रीन पर मैप देख रहे हैं और इस मैप में देखने को मिल रहा है कहाँ रूस अपनी नीतियों को बदलता हुआ देखने को मिल रहा है। रूस अब हिंद महासागर क्षेत्र में एंट्री ले रहा है। खास करके बे ऑफ बंगाल में भी एंट्री लेना इसने शुरू कर दिया है। समंदर के इस हिस्से में अब रूस की एंट्री हो रही है, चाहे वो साउथ चाइना सी हो, चाहे हिंद महासागर का क्षेत्र हो। अब ये जो बेस बनाने का प्लान है ना, ये कुछ इस जगह पर खबर उड़ी। इंडोनेशिया का ये इलाका मनहुआ बेस, जो पहले से यहाँ पर एक बेस है, इस बेस को लेकर खबर आई कि यहाँ पर रूस चाहता है कि इस बेस को दे दिया जाए या फिर इस बेस में उसके बॉम्बर्स वगैरह की तैनाती हो। अब इस बेस में अगर बॉम्बर की तैनाती होती है, बेस तो काफी बढ़िया है, तो अगर यहाँ पर रूस पहुँचता है तो 2 चीजों के काफी करीब आ जाएगा। एक तो करीब आ जाएगा मलक्का स्ट्रेट के और दूसरा उससे भी कहीं ज्यादा करीब आ जाएगा ये ऑस्ट्रेलिया के। ऑस्ट्रेलिया जो कि अमेरिका का कभी सहयोगी रहा है, आज भी सहयोगी रहा है। और इन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर अब रूस का बेस हो सकता है जो गुआम को भी हैंडल कर ले। अभी तक ये खबरें ही आई और आपको बता दूं, स्क्रीन पर RT की एक खबर को देख सकते हैं जिसमें इन्होंने ये दिखलाने की कोशिश करी और ये कहा कि जकार्ता के ही मीडिया हाउस, इन्होंने ये बताया कि जकार्ता के अफसरों ने इस बात को बताया है कि रूस ने ऑफिशियली इंडोनेशिया से एक बेस मांगा है ताकि लॉन्ग रेंज के स्ट्रेटेजिक बॉम्बर पापुआ बेस में खड़े किए जा सकें। हालांकि इस बात को लेकर जैसे ही कोहराम मचने लगा, खंडन भी किया गया। ऑस्ट्रेलियन डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि हमने इंडोनेशिया से बातचीत करी है और इंडोनेशिया ने कहा है कि ये वाली बात सही नहीं है और ऐसा कुछ अभी प्लान नहीं चल रहा है। आपको बता दूं, अगर खबर उड़ी है तो कुछ ना कुछ धुआं होगा। फिलहाल के लिए इंडोनेशिया ने इस चीज़ को क्लियर किया है कि नहीं, हम ऐसा कुछ भी नहीं बना रहे हैं और हम जो गुट निरपेक्षता का सिद्धांत था उसी गुट निरपेक्षता के सिद्धांत को फॉलो कर रहे हैं। यानी न हम इसके तरफ हैं न हम उसके तरफ हैं। अब शीत युद्ध में जब इंडोनेशिया ने गुट निरपेक्षता का फॉलो किया था ना, तो क्या हुआ था? ये हुआ था कि इंडोनेशिया और रूस के बीच में बड़ा अच्छा संबंध बन गया था और रूस ने इंडोनेशिया को बहुत तरह के हथियार दिए थे, लड़ाकू विमान, टैंक, नौसैनिक उपकरण। और न सिर्फ इतना, बल्कि नीदरलैंड में जब वो लड़ाई कर रहा था तो रूस ने काफ़ी मदद भी पहुंचाया था इंडोनेशिया को हथियारों से। हालांकि 1965 में तख्ता पलट हो गई और उसके बाद पश्चिम समर्थक सरकार ज़्यादा आई इंडोनेशिया में, तो रूस का प्रभाव धीरे धीरे यहाँ पर ख़त्म होने लगा। और अगर
आपके मन में कहीं भी ये ख्याल आ रहा है कि आखिर रूस उछल कर वहां से यहाँ क्यों आ रहा है, तो ये कोई नई बात नहीं है। रूस जब यूएसएसआर था तब उसने अपने प्रभाव को काफी बढ़ाना शुरू कर दिया था। रूस पहुंच चुका था वियतनाम में। शीत युद्ध के समय कुछ ऐसी तस्वीरें थी, ये जो मैप देख रहे हैं ना, हर जगह वियतनाम में काफी नेवल बेस बना चुका था। ये तस्वीर देख रहे हैं ना, वियतनाम में काफी संख्या में इसने नेवल बेस में अपने युद्धपोतों की तैनाती कर दी थी। और यहाँ खड़े रहने का मतलब है, वियतनाम में खड़े रहने का मतलब है कि पूरा दक्षिण चीन सागर, इंडो पैसिफिक सागर, इन सबको ये कंट्रोल कर सकता है। तो रूस पहले भी ऐसा ही था, यूएसएसआर में वो उसकी ताकत काफी बढ़ी हुई थी। अब अलग बात है कि पश्चिमी देशों ने उसकी ताकत को थोड़ा कम कर दिया है, लेकिन अब रूस वापस से पुराने वाले फॉर्म में आ रहा है और पुराने वाले फॉर्म में अपने ताकत को इस दिशा की तरफ मोड़ रहा है। अब आपको बता दूं, स्क्रीन पर देख सकते हैं एक वीडियो को, जिस वीडियो में ये दिख रहा है कि जब बांग्लादेश पहुंचे हैं रूसी युद्धपोत, तो वहां पर यह भी जताया गया कि 1971 से लेकर 1974 तक जिस चित्तोग्राम पोर्ट में आज व्यापार व्यवसाय सब होता है, पाकिस्तान ने माइंस बिछा दिए थे, क्योंकि युद्ध का समय था। और उन माइंस को बाद में हटाने का काम किसने किया था, तो रूसी टेक्नीशियंस ने किया था। रूस ने काफ़ी बड़ी मदद करी थी बांग्लादेश को। बांग्लादेश के इतिहास में रूस का भी हाथ बहुत है। 1971 की लड़ाई की बात करें या फिर इनके यहाँ न्यूक्लियर पावर प्लांट या फिर थर्मल पावर प्लांट स्थापित करने में भी रूस की बड़ी भूमिका रही है। और रूस धीरे धीरे यहाँ पर अपने संबंधों को भी बढ़ाता रहा है। अब अचानक से रूस बांग्लादेश में, इसके अलावा इंडोनेशिया में कथित तौर पर, हालांकि इंडोनेशिया ने मना कर दिया है, अब क्या सच है कुछ सालों में निकल कर आएगा, ये ऐसी खबरें अक्सर ऐसा ही होता है। तो रूस चाहता क्या है? रूस क्या चाइना को काउंटर कर रहा है, अमेरिका को काउंटर कर रहा है, किसे काउंटर कर रहा है? तो आपको बता दूं, रूस अपनी ताकत को बढ़ा रहा है इस क्षेत्र में। और रूस अब इस चैलेंज को पश्चिमी दुनिया के सामने भी रख रहा है कि मैं भी हूँ यहाँ पर। ये मत समझो कि अकेला चाइना है या अकेला भारत है या अकेले तुम हो, मैं भी हूँ। मतलब एक कार्ड अब रूस के हाथ में भी रहेगा। कल की डेट में मलक्का स्ट्रेट को लेकर कोई चाल चली जाती है तो रूस भी एक फैक्टर बनेगा। कल की डेट में गुआम में कुछ होता है तो रूस के हाथ में भी एक कार्ड रहेगा। क्या ये भारत के लिए खतरनाक है? तो आपको बता दूं, वैसे तो जियोपॉलिटिक्स में आज तक यही देखा गया है, ना दोस्त होता है ना दुश्मन होता है, लेकिन रूस का केस ना एक काफी स्पेशल केस रहा है भारत के उदय से लेकर अभी तक में। इसलिए ऐसी संभावना बहुत कम नजर आ रही है कि रूस के यहाँ होने से भारत को किसी तरह की दिक्कत होगी। बल्कि कल भी मैंने कहा था कि रूस और भारत के बीच में कई रणनीतिक चीजें साइन हो रही हैं और मुझे ऐसा लगता है कि रूस का यहाँ होना पूरी कूटनीति को बदल रहा है इस इलाके, जो बहुत जरूरी था। रूस यहाँ पर आता है तो ये पूरा इलाका बैलेंस्ड हो जाएगा और फिर संभवतः जब 4-4 खिलाड़ी होंगे ना तो फिर कोई किसी को दबा नहीं पाएगा। ठीक वैसे ही जैसे कि यूएनएससी में होता है, भारतीय हितों के लिए कई बार रूस साथ आ जाता है, कई बार फ्रांस साथ आ जाता है। इंडो पैसिफिक और साउथ चाइना सी अब ऐसे ही इलाके होने वाले हैं जहां कल की डेट में बहुत सारा सीन होने वाला है। ऐसे में भारत का भी कोई बढ़िया साथी यहाँ पर मौजूद होना चाहिए। वहीं यहाँ बांग्लादेश के लिए एक ऐलान भी किया है रूस ने। इन्होंने जो पेनल्टी लगाई थी $164 मिलियन की, उसे माफ कर दिया है। प्लस रूपपुर परियोजना के लिए जो इन्होंने पैसे लगाए थे उसकी चुकौती की अवधि भी बढ़ा दी है। अब इतना कुछ कोई किसी के लिए करता है तो मुफ्त में तो नहीं ही करता है। मतलब ये वो इलाका है जहां आने वाले दिनों में आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।